खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां नए बीजेपी अध्यक्ष को लेकर यूपी के लिए हलचल बढ़ गई है। लखनऊ में शाम 4 बजे बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक संभव है। संगठन महामंत्री बीएल संतोष दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं। मौजूदा उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, वो भी लखनऊ जा रहे हैं। और ऐसे में जो बीजेपी कोर ग्रुप है यूपी का, उसकी बैठक शाम 4 बजे संभव है, ये जानकारी सामने आ रही है। यूपी में नए बीजेपी अध्यक्ष को लेकर हलचल बढ़ गई है। कल नामांकन होगा और फिर रविवार को औपचारिक नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। बीजेपी में अध्यक्ष चुनने के लिए चुनाव की प्रक्रिया अमूमन नहीं होती है, ये परंपरा नहीं रही है। नामांकन एक ही किसी व्यक्ति का होता है और फिर उसी के नाम पर एक तरीके से सहमति बन जाती है, मुहर लग जाती है। हम फिलहाल सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त मौजूद हैं और जरा विशाल से ही जानते हैं। विशाल, कल उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के लिए नामांकन होना है, परसों नाम का ऐलान होगा और उससे पहले हलचल तेज होती हुई आज शाम से ही बैठकों का दौर शुरू हो रहा है क्या? और देखिए, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष लखनऊ पहुंच रहे हैं और इस बात की जानकारी मिल रही है कि लखनऊ में आज शाम 4 बजे ही वो बैठक कर सकते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, अब तक इसको लेकर पूरी क्लैरिटी नहीं आई है, लेकिन जो नाम चल रहे हैं उसमें पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। इसके साथ ही इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि बीएल संतोष उत्तर प्रदेश बीजेपी की कोर ग्रुप के साथ मीटिंग कर सकते हैं, एक साथ मीटिंग कर सकते हैं, अलग अलग मीटिंग कर सकते हैं, क्योंकि दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें होंगी। पंकज चौधरी अगर यूपी बीजेपी के अध्यक्ष बनते हैं तो वो योगी आदित्यनाथ के ही शहर से हैं, गोरखपुर से ही है। तो एक ही जिले से, एक ही शहर से दो नामों का आना, ये अपने आप में एक बड़ा पॉलिटिकल अगर सिनेरियो देखें तो उस हिसाब से कई तरह के इससे मैसेज जाएंगे। लेकिन समझना ये होगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में बीजेपी किसे अध्यक्ष बनाने जा रही है और शायद क्या उसी नाम को लेकर बीएल संतोष लखनऊ पहुंच रहे हैं, इस पर सभी की निगाहें बनी रहेंगी। केशव प्रसाद मौर्य के साथ भी बीएल संतोष मुलाकात कर सकते हैं। तो जानना और समझना यही काफी महत्वपूर्ण होगा। हमारी नजरें इसी पर बनी हुई है कि आखिर बीएल संतोष लखनऊ पहुंचकर यूपी बीजेपी अध्यक्ष के जो चयन की प्रक्रिया है उसको कैसे आगे बढ़ाते हैं, कौन सा नाम वो कोर ग्रुप के सामने रखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए विशाल। कुल मिलाकर अब हलचल तेज होती हुई नए यूपी बीजेपी अध्यक्ष के नाम को लेकर उसी पर ये हलचल बढ़ गई है, क्योंकि कल इसको लेकर नामांकन होना है और परसों नाम का औपचारिक ऐलान। बीएल संतोष शाम तक लखनऊ पहुंच सकते हैं और फिर शाम में कोर ग्रुप के साथ बैठक कर सकते हैं लखनऊ में। रेस में सबसे आगे पंकज चौधरी का नाम है, ये अभी जानकारी सामने आ रही है। तो 2027 में आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में लगातार बीजेपी की तरफ से पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश में जो ओबीसी समुदाय है उसको लेकर जबरदस्त मैसेजिंग की जा रही है। और ऐसे में हमने देखा हाल के समय में उत्तर प्रदेश बीजेपी में 3 ऐसे यूपी बीजेपी अध्यक्ष रहे जो ओबीसी समुदाय से आते रहे और इसके पीछे वो गैर यादव ओबीसी समुदाय को बीजेपी के साथ जोड़ने की एक मंशा रही है। इस बीच देखिए, अब ये 2 तारीखें महत्वपूर्ण हो जाती हैं, एक कल 13 दिसंबर और एक परसों 14 दिसंबर। 13 दिसंबर दोपहर 1 से 2 बजे के बीच नामांकन होगा और फिर 14 दिसंबर को नाम का ऐलान हो जाएगा। यूपी बीजेपी की कमान किसके हाथ? इस रेस में सबसे आगे पंकज चौधरी का नाम चल रहा है। फिलहाल केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी। 7वीं बार महाराजगंज से सांसद बने हैं पंकज चौधरी। ओबीसी समुदाय से आते हैं पंकज चौधरी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अच्छी पकड़ पंकज चौधरी की, पुराने नेता बीजेपी के और संगठन को भी बढ़िया तरीके से जानने वाले, संगठन में पकड़ रखने वाले नेता के तौर पर पंकज चौधरी की एक अलग पहचान है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक राय इस वक्त मौजूद हैं और जरा विवेक से ही जानते हैं। विवेक, ये जो रेस में उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के सबसे आगे पंकज चौधरी का नाम चल रहा है, इसके पीछे वजह क्या क्या गिनाई जा रही है? देखिए, अभी सूत्रों के अनुसार जो चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं उसमें पंकज चौधरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का यसमैन या बेहद खास माना जा रहा है और उस माध्यम से उत्तर प्रदेश पर एक पूरी नज़र रखने की जो कोशिश है वो जो राष्ट्रीय नेता हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व है उसकी है और इसी कारण फिलहाल पंकज चौधरी का जो नाम है वो सबसे आगे बताया जा रहा है। हालांकि नाम तो कई हैं, लेकिन जो
टॉप 3 नाम बताए जा रहे हैं। उन टॉप 3 नामों में पंकज चौधरी का भी एक नाम है। शुरुआती तौर पर कल शाम को इस नाम को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चाएं जो है वो शुरू हुई थी। हालांकि देर रात तक एक बात इसमें और भी आ रही है कि पंकज चौधरी को चूंकि ज़्यादा ट्रैवलिंग में उनको दिक्कत हो सकती है, इस कारण एक नेगेटिव पॉइंट एक ये भी है कि उनकी उम्र के लिहाज से ज़्यादा ट्रैवलिंग में उनको दिक्कत हो सकती है, एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन बाकी चीज़ों के लिहाज से और उनकी जातिगत फैक्टर के लिहाज से कुर्मी बिरादरी से आते हैं और उत्तर प्रदेश में कुर्मी बिरादरी का एक बड़ा वोट बैंक भी है। अभी पिछले चुनाव में लेकिन देखा गया कि कुर्मी बिरादरी का जो वोट बैंक है वो शिफ्ट होकर के जो इंडिया गठबंधन था उसकी तरफ शिफ्ट हो गया था, तो उसको टारगेट करने की भी कोशिश पंकज चौधरी के माध्यम से हो सकती है। अब देखना होगा कि कल जब 1 से 2 के बीच में नामांकन होगा तब क्या चीज़ें निकल के सामने आती है। हालांकि आज शाम को कोर कमेटी की बैठक भी जो है वो हो सकती है। बीएल संतोष फिलहाल दिल्ली से रवाना हो चुके हैं, बिल्कुल लखनऊ पहुंचेंगे और शाम में वो बैठक कर सकते हैं कोर कमेटी के साथ। इस बीच एक बार फिर से विशाल पांडे का रुख करेंगे। विशाल से जरा समझते हैं, एक तो जो करीबी बताए जाते हैं पंकज चौधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक के, और दूसरा वो जाति के लिहाज से पिछड़ी जाति से आते हैं और उसमें भी वो कुर्मी समाज जो 2022 का विधानसभा चुनाव ये माना गया कि बीजेपी से छिटक कर समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया, तो उसी के लिए मैसेजिंग के तौर पर यहां पर पंकज चौधरी को आगे बढ़ाना बीजेपी का एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। विशाल देखिए रोमाना, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा कि ये मास्टर स्ट्रोक पंकज चौधरी ही होते हैं या कोई और होते हैं। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से कुर्मी वोट बैंक बीजेपी से आधा खिसक चुका था, जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से बीजेपी से कुर्मी वोट खिसक गया था। और यही वजह है कि बीजेपी पूरी तरह से 2014 वाले फॉर्मूले पर उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ना चाहती है, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेताओं ने चाहे दिल्ली से लेकर लखनऊ तक इस बात को लेकर मंथन किया संघ के साथ, बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ, कि कैसे जो मूल वोटर बना था बीजेपी का 2014 में, जो बीजेपी से छिटका 2022 और 2024 में, उसको वापस कैसे लाया जाए। और उसी मंथन के आधार पर अब प्रदेश अध्यक्ष को तय करने की बात सामने आ रही है। और कल बहुत महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम हुआ उसमें जो अभी मौजूदा यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। लगभग 25 मिनट तक यह मुलाकात संसद भवन परिसर में चली। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के साथ भूपेन्द्र चौधरी की मुलाकात हुई। और इससे पहले देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ भी कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मिल चुके हैं। और इससे पहले लखनऊ में अरुण कुमार संघ से और बीएल संतोष ने जाकर तमाम बैठक की थी, मंथन किया था, अलग अलग लोगों से मुलाकात की थी। तो कुल मिलाकर अभी ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि दिल्ली नाम कौन सा देता है प्रदेश। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, मंथन का दौर, बैठकों का दौर लंबे वक्त से चल रहा है और ऐसे में अब वो फैसले की घड़ी आ गई है जिसको लेकर नामांकन कल होगा और उसके बाद परसों नाम का ऐलान। ऐसे में यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद की रेस में और कौन कौन से नाम चल रहे हैं? गोविंद शुक्ला का नाम चल रहा है, यूपी बीजेपी के महामंत्री हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, अभी विधान परिषद के सदस्य हैं गोविंद शुक्ला। गोरखपुर क्षेत्र के मौजूदा प्रभारी भी हैं गोविंद शुक्ला, तो ब्राह्मण चेहरे के तौर पर इनकी एक पहचान है। और ऐसे में क्या सवर्ण जाति से आने वाले ब्राह्मण चेहरे पर बीजेपी दांव लगाएगी? इसको लेकर अपने आप में एक सवाल है। ब्राह्मण समाज से वैसे हरीश द्विवेदी हैं, पूर्व सांसद हैं, इनका नाम भी चल रहा है अध्यक्ष पद की रेस में। तो ये दो चेहरे जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, एक गोविंद शुक्ला, दूसरा हरीश द्विवेदी का नाम चल रहा है। ब्राह्मण समाज से आने वाले दो बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश बीजेपी की कमान किसके हाथ में जाएगी? ऐसे में जातिगत लिहाज से बीजेपी क्या फैसला लेगी? क्या सवर्ण जाति के किसी चेहरे पर दांव लगाया जाएगा या फिर एक बार फिर ओबीसी चेहरे पर ही बीजेपी दांव लगाएगी? और ओबीसी चेहरों में आप देखिए, पंकज चौधरी कुर्मी जाति से आते हैं, वहीं धर्मपाल लोधी जो लोधी जाति से आते हैं, और बीएल वर्मा केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, ये भी लोध समुदाय से आते हैं। तो ये वो बड़े नाम हैं पिछड़ी जाति से जिनके नाम को लेकर अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि अगली कमान उत्तर प्रदेश बीजेपी की इनमें से किसी के हाथ में हो सकती है। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल पांडे हमारे साथ हैं, विवेक राय हमारे साथ मौजूद हैं और जरा विवेक के पास चलेंगे। विवेक, पंकज चौधरी को लेकर तो हम खूब चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस लिस्ट में धर्मपाल लोधी से लेकर बीएल वर्मा तक का नाम है और ऐसे में अध्यक्ष पद की रेस में ये जो अन्य चेहरे बताए जा रहे हैं, इसको लेकर किस तरीके के प्रोज एंड कॉन्स सामने निकल कर आ रहे हैं? इनके पक्ष और विपक्ष में क्या जाता हुआ? विवेक, देखिए, आप बता दें कि धर्मपाल लोधी की जिक्र किया जाए, इसके अलावा एक नाम इसमें और जोड़ना होगा, वो नाम है स्वतंत्र सिंह का। और इन दोनों नामों को लेकर के ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री की पैरवी पर ये जो नाम है इनको शामिल किया गया है, यानी कि मुख्यमंत्री
से जब जिन नामों को पूछा गया था उसमें स्वतंत्र देव सिंह और दूसरा नाम धर्मपाल का है। अगर मुख्यमंत्री का इस पूरी चीज़ों में चलता है तो इन दोनों लोगों में से किसी एक के नाम पर भी जो मुहर है वो लग सकती है। स्वतंत्र देव सिंह इसके पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, मुख्यमंत्री के बेहद करीबी हैं, तमाम मुख्यमंत्री के दौरों में अलग अलग समय पर मुख्यमंत्री के साथ जो है वो दिखाई देते हैं। और इसके साथ साथ अगर दूसरे शख्स की बात करें तो जो लोध बिरादरी का भी एक बड़ा वोट बैंक जो है वो उत्तर प्रदेश में, और लोध समुदाय को भी अपने साथ करने की कवायद, अपने साथ करने की कोशिश में धर्मपाल की तरफ भी जो इशारा है वो हो रहा है। और बीएल वर्मा को लेकर के आपको बता दूं कि पिछले 3 से 4 सालों में बीएल वर्मा का जो ग्राफ है उत्तर प्रदेश में वो ज़्यादा बड़ा है, संगठन में उनका ग्राफ बड़ा है। और बीएल वर्मा को लेकर के भी चर्चाएं पिछले कुछ समय से लगातार हैं कि संगठन के बेहद करीबी हैं और अपने समाज के वोट बैंक पर एक अच्छा प्रभाव उनका है। तो ये कुछ नाम हैं जिनको लेकर के चर्चाएं हो रही हैं। और गोविंद नारायण शुक्ला के साथ साथ दिनेश शर्मा को नाम को लेकर के भी पिछले दिनों एक वाकया हुआ था जिसमें ये कुछ चीज़ों को लेकर चला कि दिनेश शर्मा के हाथ भी जो कमान है वो हो सकती है। गोविंद नारायण शुक्ला भी अगर ब्राह्मण चेहरा बनाया जाता है तो गोविंद नारायण शुक्ला के नाम की भी चर्चाएं हैं। तो फिलहाल भाजपा में चर्चाओं का दौर गर्म है। अब हालांकि चर्चाओं का दौर जो गर्म है मात्र 24 से 25 घंटे ही बचे, क्योंकि जिसका नामांकन होगा आमतौर पर यही माना जाएगा कि वही अंततः प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। क्योंकि अभी खबरें क्या आ रही हैं, क्या मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ अलग अपनी पसंद बताई जा रही है और केंद्रीय नेतृत्व जो है उसकी तरफ से कुछ और नाम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, और क्या इसी के बीच वो सहमति बनानी है, सामंजस्य से बिठाना है, और इसी वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है आज शाम बीएल संतोष का लखनऊ पहुंचकर कोर कमेटी के साथ बैठक करना। विवेक, देखिए अभी तक की जो जानकारी सूत्रों के मुताबिक जो सहमति बननी थी वो बन चुकी है। मुख्यमंत्री की तरफ से जो अपने नाम थे वो रखे जा चुके थे। उसके अलावा इसको लेकर के कई बार जो बैठकें हैं वो हो चुकी हैं। सीएम आवास पर भी कई बार जो बैठकें हैं वो हो चुकी हैं। दिल्ली में बैठकें हो चुकी हैं। सीएम खुद पीएम से भी मिल चुके हैं, अमित शाह से भी मिल चुके हैं, जेपी नड्डा से भी मिल चुके हैं। इसके अलावा बाकी जो भी यहाँ के उत्तर प्रदेश के जो बाकी नेता हैं, भूपेंद्र चौधरी, उनकी मुलाकातें हो चुकी हैं। तो ये अलग अलग नेताओं से जो सहमति बनाने की जो बात है, सहमति का जो दौर है वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। अब आज जब बीएल संतोष यहाँ पर आएंगे, कोर कमेटी की बैठक होगी, तो एक फाइनल जो प्रारूप है वो कहीं ना कहीं तय होगा। क्योंकि कल किसको बनना है उसको, ये हमारी जानकारी, उसको संभवतः इस बात को लेकर के जानकारी दे दी गई है। जो 3 से 4 नाम मुख्य लिस्ट में है उन 3-4 नामों को भी संभावना के तौर पर जानकारी दे दी गई है। और ये जो नाम है, ये नाम आज देर रात से लेकर के कल सुबह तक ये तमाम लोग लखनऊ में मौजूद रहेंगे। और कल उसके बाद फाइनली जिसको भी प्रदेश अध्यक्ष बनाना होगा उसको फिर पार्टी ऑफिस बुलाया जाएगा, और फिर उसके बाद उसका जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। और इसमें 10 जो है वो लोग अपना जो प्रस्तावक के तौर पर उसमें शामिल होंगे। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम में भी कोई एक व्यक्ति जो है वो प्रस्तावक के तौर पर मौजूद रह सकता है। इसके अलावा जो अलग अलग विधानसभा वार जो वोटर के तौर पर प्रक्रिया क्या होती है ये आपसे आगे समझती हूँ। विवेक, आप जवाब दीजिएगा प्रक्रिया को लेकर, लेकिन अभी हम तो 5 नाम चला रहे हैं जिसमें 2 ब्राह्मण समुदाय से आने वाले और 3 ओबीसी वाले चेहरे हम दिखा रहे हैं। लेकिन आपके हिसाब से तो ये लिस्ट और लंबी है, आप तो इसमें कुछ और नाम भी जोड़ रहे हैं। आप स्वतंत्र देव सिंह का नाम जोड़ रहे हैं, इसी तरीके से आप जो कुछ और अन्य नाम जोड़ रहे हैं उसके बारे में भी आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल जो ब्राह्मण समाज से आने वाले गोविंद शुक्ला, इनके बारे में एक बार फिर से आपको बता देते हैं। यूपी बीजेपी के महामंत्री हैं, अभी विधान परिषद के ये सदस्य हैं, ब्राह्मण समाज से ये आते हैं, और ऐसे में इन पर बीजेपी भरोसा जता सकती है। उत्तर प्रदेश बीजेपी की कमान इनको दी जा सकती है। गोरखपुर जो क्षेत्र है वहां के ये मौजूदा प्रभारी भी हैं गोविंद शुक्ला। ब्राह्मण चेहरे के तौर पर इनकी प्रदेश में पहचान है, तो गोविंद शुक्ला का नाम भी इस रेस में लगातार बना हुआ है। वहीं बीएल वर्मा केंद्र सरकार में खाद्य उपभोक्ता राज्य मंत्री हैं। बीएल वर्मा का ग्राफ पिछले कुछ समय में पार्टी में, संगठन में तेजी से बढ़ा है। मोदी सरकार के 2 कार्यकाल में ये मंत्री बीएल वर्मा राज्यसभा के मौजूदा सदस्य हैं। बीएल वर्मा का नाम भी ओबीसी चेहरे के तौर पर, जो बदायूं के रहने वाले हैं, उनका उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की रेस में चल रहा है। और ऐसे ही नाम धर्मपाल लोधी का भी चल रहा है। यूपी सरकार में फिलहाल कैबिनेट मंत्री हैं, पुराने बीजेपी के नेता हैं, आरएसएस से इनका जुड़ाव रहा है, लंबे वक्त से ये संघ और पार्टी के लिए समर्पित नेता हैं। सरकार में, संगठन में ये अहम भूमिका निभाते आए हैं। क्या इस बार बीजेपी प्रदेश की कमान इनको सौंपेगी? अपने आप में सवाल, क्योंकि रेस में इनका नाम भी बना हुआ है। और वहीं एक और ब्राह्मण चेहरा जिसके नाम की चर्चा बहुत जोरों पर हो रही है, हरीश द्विवेदी है नाम इनका। बस्ती से सांसद रहे हैं ये हरीश द्विवेदी, पूर्व सांसद हैं फिलहाल। ये ब्राह्मण चेहरे के तौर पर इनकी इस इलाके में बड़ी पहचान है, और ऐसे में संगठन से लेकर सरकार तक का एक लंबा अनुभव हरीश द्विवेदी का है।
क्या ये अनुभव इनके काम आएगा और यूपी बीजेपी की कमान इस बार हरीश द्विवेदी को मिलने जा रही है क्या? महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि क्या पिछड़े चेहरे की जगह बीजेपी इस बार उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष पद की कमान किसी सवर्ण चेहरे को सौंप सकती है? क्या सवर्ण चेहरे पर बीजेपी दांव लगाएगी अध्यक्ष पद के लिए? ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि माना तो यही जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से अध्यक्ष पद के लिए ओबीसी चेहरे को ही चुना जाएगा, ताकि 2027 विधानसभा चुनाव, जहां मुकाबला मुख्य तौर पर समाजवादी पार्टी से होगा, ऐसे में वो पीडीए की काट के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है बीजेपी की कमान ओबीसी चेहरे के हाथ में हो। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक राय लगातार बने हुए हैं और जरा विवेक से ही जानते हैं। विवेक, हम तो 5 नाम दिखा रहे हैं, लेकिन आपकी जो लिस्ट है उसमें कुल कितने नाम हैं जो इस रेस में बने हुए हैं? विवेक, देखिए, इन नामों में स्वतंत्रदेव का भी नाम जुड़ा हुआ है। इसके अलावा हरीश द्विवेदी के नाम का आपने जिक्र किया ही क्या, दिनेश शर्मा के नाम को जी, और दिनेश शर्मा के नाम को लेकर के भी चर्चाएं जो हैं वो गर्म हैं। तो ये कुछ नाम हैं जिनको लेकर के चर्चाएं हैं। और इसके अलावा वैसे तो फिलहाल आपको बता दूं कि अभी की जो सबसे बड़ी बात जो निकल के सामने आ रही कि ओबीसी अध्यक्ष फिलहाल होने वाला है। अगर इन सब के बीच में अगर कहीं सवर्ण जाति का अध्यक्ष होता है तो ये ब्राह्मण नामों के जो नाम है उसकी फहरिस्त बढ़ रही है, पर फिलहाल ओबीसी वर्ग से ही अध्यक्ष आने की जो बात है वो निकल के सामने आ रही। पर जो भारतीय जनता पार्टी में क्योंकि लगातार जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट तौर पर चीज़ें लोगों के पास नहीं होती हैं, अलग अलग जो सूत्र हैं वो अपनी अपनी जो चीजें वो बता रहे हैं। और हरीश द्विवेदी को लेकर के जो आपने कि अभी तो वही हाल होता है, जितने मुंह उतनी बातें। देखिए, स्पष्ट तो जानकारी किसी के पास सटीक तौर पर होती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कयास ही होते हैं। और ऐसे में ये लिस्ट फिलहाल लंबी नजर आ रही है। इसमें जैसा कि हमारे सहयोगी विवेक राय बता रहे थे कि जब आप ओबीसी चेहरों की बात कर रहे हैं तो उसमें एक स्वतंत्र देव सिंह का भी नाम जोड़ लीजिए, और जब आप ब्राह्मण चेहरों की बात कर रहे हैं तो उसमें एक नाम आप दिनेश शर्मा का भी जोड़ लीजिए। तो कुल मिलाकर ये वो चेहरे हैं जो उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की रेस में फिलहाल बने हुए हैं। अमृतसर में कई प्राइवेट स्कूल्स को धमकी मिली है, स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल से स्कूल मैनेजमेंट को यह धमकी भेजी गई है। धमकी के बाद अमृतसर के स्कूल्स में अलर्ट है। तो एक साथ अमृतसर के कई प्राइवेट स्कूल्स को यह धमकी भरे ईमेल मिले हैं और इन ईमेल्स में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। दिल्ली के सैनिक फार्म में आज डीडीए का बुलडोजर जमकर गरजा। अवैध रूप से बनाए गए एक बंगले को डीडीए की टीम ने ध्वस्त कर दिया। अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद थी। तस्वीरें दिखाने जा रही हूं मैं आपको। बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को ये देखिए तोड़ा जा रहा है। इस दौरान काफी संख्या में लोग भी इकट्ठा हुए, लेकिन पुलिस की मौजूदगी की वजह से कोई विरोध नहीं कर पाया। और ऐसे में मौके पर मौजूद लोगों के बयान भी सामने आए हैं। क्या कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। डीडीए का कई खसरों पे, कई एकड़ों पे यहाँ पे कोर्ट में केस चल रहा है और कई जगहों पे कार्रवाई करने की बात थी। अगर आज का भी नोटिस देखेंगे तो 7 खसरों पे कार्रवाई होनी थी, बट वो बाकी 6 खसरे छोड़ दिए गए। सिर्फ एक घर को टारगेट किया जा रहा है। उसका कारण क्या है हमारे को भी समझ नहीं आ रहा कि सुबह 4 बजे 8 जेसीबी क्यों लगा दिए गए एक घर को तोड़ने के लिए। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्पेशल रिवेंज लिया जा रहा हो किसी से। अदरवाइज़ ये वाला प्रोसेस हमने कई सालों से कभी भी नहीं देखा सैनिक फार्म में होते हुए भी। सैनिक फार्म छोड़िए, पूरे सैनिक फार्म को छोड़िए, दिल्ली के अंदर भी ऐसा कभी हमने नहीं देखा कि कोई सुबह 4 बजे आके आप डिमोलिशन कर रहे हो। बुजुर्गवार अंदर हैं, बच्चे हैं अंदर हैं, उन्हें आप ज़बरदस्ती सुबह 4:15 बजे धक्का मुक्की करके बाहर निकाल के उनका घर तोड़ रहे हो। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम पांडे इस वक्त मौजूद हैं। बलराम, ये जो स्थानीय निवासी थे और इनके जिस तरीके के बयान आ रहे थे उसको लेकर इतनी बात समझ में आ रही है कि परमिशन जो है वो अलग अलग जगहों पर एक्शन लेने की थी, लेकिन यहाँ सारा फोकस एक ही बंगले को गिराने पर था। इसके पीछे क्या वजह बताई जा रही है, चर्चा क्या हो रही है बलराम? देखिए रोमाना, आपको बता दें कि डीडीए का बुलडोजर अभी भी लगातार यहां पर गरजता हुआ नजर आ रहा है और लगातार सुबह से ही एक्शन देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये वही मकान है जिसे गिराने की कोशिश लगातार बुलडोजर के जरिए की जा रही है।
सुबह से ही यहां पर आप देख सकते हैं कि जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो होती हुई नजर आ रही है। हालांकि जो ऑनर हैं इस घर के, उनसे भी हमने बात की तो उनका कहना है कि पूरा मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है और ऐसे में ये जो एक्शन है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। हालांकि लगातार डीडीए ये दावा कर रहा है कि ये जो लैंड है वो डीडीए की है और यहां पर जो अतिक्रमण है वो किया गया है, जिसकी वजह से ये जो निर्माण है वो पूरी तरह से अवैध है और इसको बुलडोजर के जरिए गिराने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो इसकी मालकिन है वो भी यहां पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है और इस नोटिस को लेकर के उनका क्या कहना है, क्योंकि लगातार डीडीए की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और उनका कहना है कि पूरा जो मामला है वो कोर्ट में विचाराधीन है। आपकी ये हवेली रही है और जिस तरीके से आज बुलडोजर कार्रवाई हो रही है और लगातार डीडीए दावा कर रहा है कि ये उसकी जमीन है, आपने अवैध निर्माण किया है। ठीक है, अगर वो कह रहा है तो ठीक ही होगा। लेकिन पूरा मामला ये कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में चल रहा है अभी तक, तो उनको रुकने की सब्र नहीं था उनके पास, तो क्यों जल्दी है ये हम समझना चाहते हैं कि अगर आप रुक जाते एक दिन तो क्या हो जाता। नहीं तो क्या कोर्ट में जब पूरा मामला चल रहा तो कोर्ट की तरफ से कोई निर्देश या कोई ऑर्डर दिया गया? कोर्ट ने बोला था 18 तारीख तक डेमोलिशन नहीं करो, मगर लिख के नहीं दिया था, वर्बली बोला था जज ने। और फिर आज हियरिंग थी सुबह में, मगर फिर वो तोड़ ही दिया, तब 1:30 बजे फिर से हियरिंग है। तो क्या इससे पहले आपको डीडीए ने कोई नोटिस दिया था और बताया था कि ये लैंड जो है वो डीडीए की है? हाँ, बताया था। तो क्या उस नोटिस का जवाब आपने दिया था? हाँ, कोर्ट में थे हम, तो कोर्ट का कोई वक़्त है या नहीं मालूम, हमारा भी कोई वक़्त है या ये भी नहीं मालूम। हम टैक्स देते हैं, हम बिजली बिल भी देते हैं, हम RWA को पैसे देते हैं, तो हम कोई औकात होती है या नहीं हमारी कि हमें कुछ सोचना ही नहीं है हमारे बारे में। आप बोल रहे हैं ये अवैध है, अवैध है, अवैध है, तो हम बाहर से तो नहीं आए, हम घुसपैठिया तो नहीं है, हम यहीं पे रहने वाले हैं, हम यहीं के 30 साल से रह रहे हैं, तो आपको तब नहीं लगा कि अब लग रहा है? नहीं तो आपने ये लैंड जो है वो डीडीए से ली थी या किसी और से खरीदी थी? फार्मर से खरीदी थी। अच्छा, किसान से ली थी आप? किसान से ली थी। कब खरीदी थी? 1993। तो 93 से आप यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन अभी तक 99 को घर बनाया था, तो जब से अब तक हमें समझ नहीं आया कि हमारा घर क्यों चुना गया है। देखो तो ये आपने वो गिराया तो मकान सिर्फ हमारा मालिक घर हैं है। जिनके घर पर बुलडोजर वाला एक्शन चल रहा है और कुल मिलाकर इनकी तरफ से बस इतना भर कहा जा रहा है कि फैसला तो अदालत को लेना था। अदालत की तरफ से जब मौखिक आदेश ये दिया गया था कि 18 तक इस घर पर बुलडोजर वाला एक्शन ना हो, तो फिर ये जल्दबाजी डीडीए की तरफ से क्यों की गई है? अभी ये मामला एक बार फिर से अदालत में सुनवाई के लिए आने वाला है, ये भी इनकी तरफ से जानकारी दी गई। इस खबर पर हमारी नजर है। आगे बढ़ेंगे। गुजरात के वलसाड़ में एक हादसा हुआ। दरअसल यहाँ एक निर्माणाधीन पुल था और वो गिर गया। ये पुल कैलाश रोड पर बन रहा था, जहां अचानक बीच से ये पुल टूटा और ढह गया। इस पुल के ढहने के वक्त यहाँ करीब 5 मजदूर काम कर रहे थे और सभी मजदूर इस पुल के नीचे दब गए। इन 5 मजदूरों में सभी को चोटें आई हैं, लेकिन एक की हालत काफी नाजुक है, जिनका आईसीयू में इलाज चल रहा है। बाकी सभी अस्पताल में भर्ती हैं। तो ये पुल कैलाश रोड पर औरंगा नदी पर बन रहा था। आज सुबह करीब 9 बजे के आसपास ये पुल के 2 पिलर के बीच जो ढांचा बना था वो अचानक से ढह गया और इसकी वजह नीचे की गीली मिट्टी बताई जा रही है, जिसकी वजह से बीच का हिस्सा इस पुल का धंस गया और तभी ये हादसा हुआ और इसमें करीब 5 मजदूर जो मौके पर काम कर रहे थे वो दब गए। इस हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर हड़कंप मचा। मौके पर स्थानीय प्रशासन के आला अधिकारी भी पहुंच गए। फायर ब्रिगेड से लेकर पुलिस की टीम से लेकर एम्बुलेंसेस तक सब मौके पर पहुंची। गुजरात के वलसाड़ जिले की औरंगा नदी पे निर्माणाधीन पुल पे आज सुबह जैसे ही काम शुरू हुआ, जो पिलर टू पिलर गर्डर थी वो बीच में से ढह जाने से 5 मजदूर घायल हुए थे। 5 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें से एक की हालत थोड़ी नाजुक होने से उसको आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। जिस तरह से ये कामगिरी चल रही थी, बीच में से पूरी गर्डर ढह जाने से सभी लोग नीचे गिरे थे और जिस तरह से यहाँ पे अफरा तफरी मची और यहाँ के जो स्थानिक थे उन्होंने बताया कि तुरंत 112 पे फ़ोन करने से एम्बुलेंस लाई गई और मज़दूरों को उसमें शिफ्ट किया गया। प्रश्न बहुत सारे हैं, जिसमें से एक महत्व का है कि नदी में काम चल रहा है, जहाँ माटी गीली है उसके ऊपर
जो स्ट्रक्चर रखा गया था उसका कंक्रीट वर्क होना चाहिए था, जो नहीं था। इसके साथ ही सभी आला अफसर यहाँ पे पहुँच गए थे और वलसाड़ कलेक्टर श्री ने इसके ऊपर जांच के आदेश दे दिए हैं। ब्रिजेश शाह, एबीपी न्यूज़, वलसाड़। खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां मुर्शिदाबाद में उस जगह आज भारी भीड़ उमड़ी जहां टीएमसी से निष्कासित हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी। आज जुमे का दिन है, जिस जगह मस्जिद बनाई जानी है वहां भारी संख्या में लोग पहुंचे। तस्वीर आपके सामने है और यहां पर लोग नमाज अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आज शुक्रवार का दिन है, ऐसे में नमाज पढ़ते हुए यहां पर लोग बड़ी तादाद में नजर आए। भीड़ जुटी है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में। ये वही जगह है जहां बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए नींव टीएमसी से बाहर किए गए विधायक हुमायूं कबीर के नेतृत्व में रखी गई थी। खुद हुमायूं कबीर नजर आ रहे हैं इन लोगों के साथ नमाज अदा करते हुए। तो पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद की तस्वीर आपके सामने है। ये लोग उसी जगह नमाज अदा कर रहे हैं जहां पर मुर्शिदाबाद में इन्होंने बाबरी मस्जिद के लिए नींव रखी और चंदा जुटाने का काम भी देखिए जोरदार तरीके से चल रहा है। तो वो कोने में आपको ईंटें भी लगी हुई नजर आ रही होंगी, यहीं पर मस्जिद का निर्माण होना है। आज शुक्रवार के दिन यहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और इन लोगों ने यहां पर नमाज पढ़ी। अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश का सियासी पारा अब मस्जिद और मंदिर के इर्द गिर्द सिमटता हुआ नजर आ रहा है। इसी के आसपास प्रदेश का जो सियासी पारा है वो चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ हुमायूं कबीर जिनकी तरफ से यहाँ मुर्शिदाबाद में मस्जिद की नींव रखी गई, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता इसी जगह से चंद किलोमीटर के फासले पर राम मंदिर बनाने की उन्होंने हुंकार भरी। अगली खबर का रुख करेंगे। ओडिशा के भुवनेश्वर में उस वक्त हड़कंप मचा जब एक नाइट क्लब में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग आसपास की दुकानों तक पहुंच गई, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी। फौरन दमकल विभाग को आग की सूचना दी गई। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन आग इतनी भीषण थी नाइट क्लब जलकर खाक हो गया। आग की एक घटना भुवनेश्वर के सत्य विहार इलाके की है। तस्वीरें देख रहे हैं आप, आग से पूरा क्लब जल चुका है। राहत की बात यह रही कि आग में किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ है। गोवा के बाद ये भुवनेश्वर में एक आगजनी का घटना घटी है, जो आप देख सकते हैं। ये एक बार एंड रेस्टोरेंट है, मगर नाइट क्लब का तरह चल रही थी और किस तरह से आग लगी है। ऊपर से आग जो गिर रही, जो जलने के बाद जिस तरह से वो जो आग पूरा फव्वारा होकर गिरने लगा, नीचे तक गिरा। और नीचे में भी आप देख सकते हैं किस तरह से मतलब जो भी सामान था वो जल गया है। ऊपर तो पूरा जल के राख हो चुका है, मगर नीचे तक उसका असर रहा। आप देख सकते हैं ये एक इसी बिल्डिंग के पूरे ऊपरी महला में ये बार एंड रेस्टोरेंट था, और जिसे नाइट क्लब भी कहा जा रहा है कि ये नाइट क्लब का तरह चल रहा था। और आप देख सकते हैं नीचे में ये रिलायंस का है दुकान, रिलायंस जो रिलायंस फ्रेश होता है, उसके ऊपर एक फर्नीचर की दुकान है। उसके पूरे ऊपरी मंजिल में ही आप देख सकते हैं ये चल रहा था, जहाँ पे आज सुबह करीब 8 बजे आगजनी हुई और आगजनी से यहाँ पे काफी नुकसान हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे और कुछ भी और सामान नहीं बचा होगा, मगर जिस तरह से आगजनी करीब 8 बजे होने के बाद उनको
जिस तरह फायर ब्रिगेड आके 7 यहाँ पे दमकल वाहिनी लगे और फायर कर्मी 45 जन लगे और आग बुझाने में काफी मशक्कत करना पड़ा और यहाँ पे करीब 1.5 घंटा से 2 घंटा लगा आग बुझाने के लिए। आप देख सकते हैं मतलब ऊपर में जिस तरह से जल के सब नुकसान हुआ है, नीचे तक उसका असर देखने को मिल रहा है। उड़ीसा के कटक से कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं मोहम्मद मुकिम। उन्होंने सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने कांग्रेस संगठन को लेकर नाराजगी जाहिर की है और लिखा है कि कांग्रेस को नए नेतृत्व की जरूरत है। कांग्रेस के पूर्व विधायक ने खत में लिखा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र ज्यादा हो गई है, ऐसे में युवा चेहरों को मौका देने की जरूरत है। खत में मोहम्मद मुकिम ने लिखा है, कांग्रेस इस वक्त बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही है, जहां नए चेहरों को तरजीह देने की जरूरत है। आज कहीं न कहीं उस पार्टी में आइदर डिसीजन लेने में कुछ भूल हो रहा है या सही लोगों को ठीक जगह बिठाया नहीं जाता है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि लोग कांग्रेस को विश्वास में नहीं ले रहे हैं या लीडरशिप उसका ठीक जो देना चाहिए, लीडरशिप देना चाहिए, जो लोग नेतृत्व ले रहे हैं वो ठीक ढंग से कर नहीं रहे हैं। आज पार्टी को ज़रूरत है फिर उनकी सलाह की, इसलिए हमने उनको एक लेटर लिखा है कि मैडम सोनिया जी, इस तरह से पार्टी गुजर रहा है और इसमें आपकी सलाह की ज़रूरत है, नए लीडरशिप को सामने लाना ज़रूरत है।